हेलो एवरीवन, यूथ पावर अकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपकी एक स्टडी की कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपका रिवीजन होता रहता है। हमारी जो मैगजीन्स हैं, इनको यूपीएससी और अदर जो सर्विसेज हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप चैनल पे हमसे जुड़िए, हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी हमसे कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो मैगजीन्स हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी फटाफट सीरीज है, तो आप इनको भी हमसे पा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल ये लॉन्च किया है और ये इबोला हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जितने भी इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पे जैसा कि हमें पता है कि इबोला वायरस जो है वो अभी साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है और ये एक काफी डेडली डिजीज होती है, बहुत ही सीवियर होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है लोगों को। और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट या वाइल्ड एनिमल से जो है वो स्प्रेड होता है। अगर डायरेक्ट कोई जो है वो कांटेक्ट में आता है, जिनको भी एबोला वायरस का संक्रमण हो, उनको अगर उनका ब्लड या और किसी फ्लूइड का जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो इसी को देखते हुए जो है वो इसको लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं वो आ रहे हैं तो कैसे जो है वो उनका पूरा एक स्क्रीनिंग की जा सके और उनका हेल्थ को जो है वो मॉनिटर किया जा सके। तो इसीलिए इस पोर्टल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इसके थ्रू कॉन्टेक्ट लेस और पेपर लेस जो है वो हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम ये एक बनाया गया है। जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं अगर आते हैं तो उनको एक डिक्लेयर करना होगा कि 24 घंटे में कि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ उनका पूरा प्रॉपर तरीके से स्क्रीन किया जाएगा। जैसे इस तरह का सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जब हमने कोरोना था तो उस टाइम पे काफी सारे जो है वो नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था, क्योंकि ये जो डिजीजेस हैं वो मतलब कि टच से या इन्हीं सब तरीकों से स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं और काफी जो है वो इनका इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका एक प्रॉपर तरीके से जो है उसको एक सर्विलांस पे रखा जाए, देखा जाए, मॉनिटर किया जाए कि उसको कोई दिक्कत है या नहीं है। और इबोला वायरस के केस में जैसे कि हमें पता है कि इसको इबोला हेमरिक फीवर भी कहा जाता है। तो अभी कोई बहुत इसका अप्रूव्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि अभी डेवलपमेंट के में चल रही हैं, इनका ट्रायल चल रहा है। और एक RVSV जिबोव वैक्सीन है, इसको जो है वो माना जा रहा है कि ये थोड़ा इफेक्टिव है। इसी सब चीजों को देखते हुए जो है ये एयर सुविधा 2.0 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया। फिर इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये है बेंगलुरु में, निमहैंस। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हैदराबाद में है। तो इन लोगों ने जो है वो, इनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आपस में जो है वो मिल के जो है वो काम किया है और इन्होंने फर्स्ट ओपन एक्सेस एशियन डेटाबेस ऑफ ओवरनाइट स्लीप स्टडीज, इसको जो है वो पूरा डेवलप किया है। और ये ऐसे पेशेंट्स का है जिनको कि जो है वो स्ट्रोक वगैरह रहा हो, ठीक है। तो ये एक पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस है और इसमें जो है अभी और फर्दर जो है वो रिसर्च को और किया जाएगा, ताकि जो स्ट्रोक सर्वाइकल हैं उनमें जो स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं उसको पूरा स्टडी किया जाए और पोस्ट स्ट्रोक जो केयर होता है उसको और बढ़ाया जा सके। तो इसी के लिए तो एक पूरा इन्होंने डेटा सेट बनाया है और इसका जो नेम दिया है वो ऑफिशियली दिया है आई स्लीप्स पॉली सोमनोग्राफी डेटा सेट फॉर स्लीप एनालिसिस इन एस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट, ठीक है।
और ये जो है ये इनका जो ऑफिशियल ये जो है ये नेचर पोर्टफोलियो जर्नल साइंटिफिक डेटा में जो है ये पब्लिश हुआ है। और इसमें उन्होंने काफी सारा जो है वो लोगों पे स्टडी करके जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो इसमें दी हैं। इस्केमिक स्ट्रोक जो है ये सबसे कॉमन टाइप का स्ट्रोक होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड को कंटिन्यूअस सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, जिसकी वजह से जो है वो सेल डेथ हो जाती है। और काफी इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये स्ट्रोक जो है वो ऐसे लोग जिनको कि हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो, जो स्मोकिंग करते हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। या एट्रियल फाइब्रिलेशन हो, एट्रियल फाइब्रिलेशन भी एक काफी प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बीट नहीं कर पाता है, पल्स रेट काफी बढ़ जाता है। इस कंडीशन में जैसे कि ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जो पेशेंट होता है उसका हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। तो तो इस कंडीशन में स्ट्रोक आने के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सारे पेशेंट्स पे इन लोगों ने पूरा स्टडी किया है और एक पूरा डेटा सेट जो है वो बनाया है, ताकि बेहतर तरीके से इस पे और काम किया जा सके। और स्लीप की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें होती हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद से रिलेटेड समस्या रहती है, उनको, जिनका ब्रेन है प्रॉपर तरीके से, मतलब स्लीप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में, इससे रिपेयर होता है, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, फंक्शन रिकवरी होती है। तो अगर स्ट्रोक होता है तो उसके बाद से पाया जाता है कि काफी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में इसमें क्या क्या चीजें किया जाता है, तो डेटाबेस को बनाने से पूरा जो एक ये सिस्टम है इसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैनेज किया जा सकेगा और स्टडी किया जा सकेगा, ताकि और जो अदर फ्यूचर में जो है वो इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके। तो ये है। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया है ड्रग्स रूल्स 1945। और इसके तहत जो है वो जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है एडवांस्ड और इमर्जिंग मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे उसको और बढ़ाया जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट किए हैं इसके बाद से सेल और स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स, जीनोग्राफ्ट्स, ये भी जो है वो सेंट्रली लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। इसके पहले जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट है इसके तहत कुछ ऐसे क्रिटिकल ड्रग्स होते थे और कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन है, इन ये या आरएनए बेस्ड मेडिसिन है, इनको जो है वो रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम जो है वो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज जो है वो करती हैं। इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसको जो है वो इसकी लिस्ट को जो है वो बढ़ाया गया है, ताकि जो है वो और भी चीजों को जो है वो इसमें रखा जा सके। स्टेम सेल या सेल डिराइव प्रोडक्ट जो है वो ये स्टेम सेल बेस्ड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें कि से एआर टी सेल थेरेपीज आती हैं। ये काफी इनका बढ़ रहा है। ब्लड कैंसर्स में, ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में इनका यूज बढ़ रहा है। जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि जीन रिप्लेसमेंट या जीन एडिटिंग का यूज किया जाता है, इनका भी यूजेज जो है वो बढ़ रहा है। जो जेनेटिक डिसीजेस हैं, जो अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स हैं उनके ट्रीटमेंट में। तो इसीलिए इन इन सब चीजों को भी और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये अमेंडमेंट जो है वो इस एक्ट में किया गया है। और ज़ीनोग्राफ्ट क्या होते हैं? जैसे कभी-कभी इस तरह से जो टर्म्स हैं ये भी एग्जामिनेशन में आते हैं। ज़ीनोग्राफ्ट होते हैं ये एनिमल टिश्यू डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें कि हार्ट वाल्व्स आता है। इनको जो है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इनका ऑर्थोपेडिक्स में, कार्डियोलॉजी में काफी जो है वो यूज रहता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ठीक है। और इनका जो है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है। इसकी वजह से ज़रूरी भी है कि पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो पूरी स्क्रूटनी है इसको और बेहतर तरीके से किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए फिर इसको जो है वो इसमें ले आया गया है। और माना जा रहा है इससे कि इंडिया का जो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये एडवांस भी रहेगा और जो ग्लोबली अडॉप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे अलाइन भी रहेगा। तो ये इंडियन जो हेल्थ सेक्टर है इसके लिए और बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इनका जो है वो 11 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और डिजिटल इंडिया मिशन ये 2015 में लॉन्च किया गया था। और ये इससे जो है वो जो गवर्नेंस है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफी डिजिटल हुआ है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ है।
सिटीजन सेंट्रिक हुआ है। इससे जो डिलीवरी सिस्टम है हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे और भी चीजें हो, वो यहाँ पे बैंकिंग वगैरह सब में चीजें जो है वो बेहतर हुई हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में इसने एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एकेडमिक मोबिलिटी बढ़ी है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अलाइनमेंट में जो है वो एक सिक्योर डिजिटल क्रेडेंशियल्स को भी जो है वो डेवलप डेवलप जो है वो किया जा रहा है। और इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हैं जिन्होंने कि इसको पूरे को एजुकेशन को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इसको यूजीसी रेगुलेट करता है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टोर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और रिडीम किया जाता है एकेडमिक क्रेडिट्स को, जो कि स्टूडेंट अर्न करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से, मतलब जो कि रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है। और इसमें जो है ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे ये बनाता है। अपार के बारे में भी इसमें बताया गया, इसके बारे में हमने एक दो दिन पहले भी पढ़ा था। फिर पहले अपार है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कनेक्टेड हैं। और ये अपार जो है ये हर लर्नर को जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये एक उनका एक यूनिक लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी होती है। और इससे जो भी उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है, उनका हायर एजुकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, या जो उन्होंने रिकॉग्नाइज लर्निंग प्रोग्राम्स से जो है वो कुछ लर्न किया है, तो वो सारी चीजें जो है यूनिफाइड तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है वो इसमें रहती हैं। और जो अभी जितना प्रोग्रेस जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि 2963 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एबीसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया है। 26.29 करोड़ अपार आईडीज इनको जो है वो क्रेडिट किया गया है। और इसके तहत जो है वो 110.65 करोड़ एकेडमिक रिकॉर्ड्स को जो है वो अपलोड किया गया है। ठीक है। और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ये 24/7 एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है, जिसमें कि एकेडमिक अवार्ड्स की, जो कि एनेबल करती है जो शिक्षण संस्थान है कि वो इशू करें, स्टोर करें और वेरीफाई कर सकें जो भी सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा या डिग्री या मार्कशीट्स वगैरह होती हैं इनको। तो ये सारी चीजें मिल के इंडिया का जो एकेडमिक इकोसिस्टम है उसको और बेहतर कर रही हैं, मजबूती प्रदान कर रही हैं, सिक्योर है ये, रिस्क है मिनिमम हुआ है इसमें लॉस का या डैमेज का। ठीक है। और कहीं से भी इनको जो है वो एक्सेस किया जा सकता है, तो ये सारे इसके जो है वो बेनिफिट जो है वो रहे हैं। तो ये याद रखना। आपार आईडीज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये जो है वो आधार से भी जो है वो लिंक होती हैं, ताकि जो भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है उसको जो है वो यूनिक उसको सही रखा जा सके। मानस, ये इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आज थी। मानस है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है। और ये इंडिया का एक डिजिटल शील्ड है जो कि ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट वर्क करता है। और गवर्नमेंट ने जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि जो सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इस टाइम पे ये एक मेजर सोशल और पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। कम्युनिटी पे इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो हार्म हो रही है। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और जो ये सर्विसेज हैं उनको और एक्सेसिबल करने के लिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। और मानस इसमें जो है ये नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस ये लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2024 को अंडर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। इनके साथ जो है वो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन हुआ है। और ये एक सिक्योर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं ये रिपोर्ट कर सकते हैं ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी, काउंसलिंग ले सकते हैं, इनको जो है वो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये भारत का जो एक नशा मुक्त भारत का एक मिशन है
उसका ये जो का जो विजन है उसको ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेंगे। और ये गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 91933। इसके थ्रू जो है ये सबको एक्सेसिबल है। और इसमें अगर आप कि ये जो सिटीजन्स हैं उनको एक एम्पावरमेंट देता है कि वो कैसे जो है वो नशा के विरोध जो है वो लड़ सकते हैं, साइलेंट ना रह के वो इस पे रिपोर्ट करके जो है समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो आई थी 2019 में, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया। तो इसमें बताया गया कि काफी लार्ज लेवल पे जो लोग हैं उन पे अफेक्टेड होते हैं। 16 करोड़ पीपल कंज्यूम अल्कोहल, जिसमें 5.7 करोड़ जो है बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। 3.1 करोड़ जो है वो चरस, गांजा, भांग इन सब चीजों का यूज करते हैं। ओपियोइड्स का 2.26 करोड़ लोग यूज करते हैं। 1.8 करोड़ लोग जो है वो सेडेटिव्स का यूज करते हैं। तो मतलब इनका नंबर काफी ज्यादा है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो सिटीजन है उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए और उनको कैसे प्रॉपर काउंसलिंग कराई जाए, कैसे अवेयरनेस बढ़ाया जाए, और जो पीपल जो है वो अफेक्टेड है, किसी ना किसी तरह का उनको एडिक्शन है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसकी हेल्पलाइन है, उसके थ्रू भी लोगों को जो है वो एक हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। तो मानस का प्लेटफॉर्म तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका नाम हम जैसे कि आ सकता है, पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है। साथ ही किसके अंडर में आता है, जैसे क्या किसने इसको डेवलप किया, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर भी वेस्ट बंगाल बंगाल की जो गवर्नमेंट है इन्होंने वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते के हुए एक नया इनिशिएटिव जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है दुर्गा स्क्वाड। और ये दुर्गा स्क्वाड जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि फुली वुमेन सेफ्टी को डेडिकेटेड रहेगा। और इसमें जो है ये एक पूरा साइबर हेल्प डेस्क जो है बनाया जाएगा 500 पुलिस स्टेशंस में वहां पे, ताकि जो महिलाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। दुर्गा स्क्वाड वेस्ट बंगाल का इसकी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एआई जनरेटेड जो प्रेसिडेंट्स हैं उनपे एक कड़ा जो है अपना वो एक इनका एक नया वो आया है रूलिंग। और इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर था तो इसको खारिज किया है। और इसमें इन्होंने देखा है कि यूज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस और एआई जनरेटेड फिक्शियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो इन्होंने कहा कि जुडिशरी की प्रक्रिया में अगर एआई से रिलेटेड चीजों का यूज होता है तो वो काफी जो है वो डेंजरस है। और इसमें पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे का बेंच था। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स रिलाइंग ऑन एआई जनरेटेड प्रेसिडेंट्स। मतलब ऐसी चीजें जो एआई जनरेटेड हैं उनको लेके जो है वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अगर एआई या मतलब फेक और हेलुसिनेटेड मटेरियल का जो है अगर हम थोड़ा भी यूज करते हैं और उससे जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो अगर वो उसमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा जुरिस्डिक्शन जो है वो उसके लिए अगेंस्ट जो है वो काम करता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी बार्स हैं, बेंचेस हैं, वो इस तरह की चीजों पे रिलाई जो है वो ना करें। और इसको जो है वो मतलब ये जो है वो अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। और इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि जो इंक्रीजिंग वर्ड लोड है तो इसमें कम इसने कंपेल किया है जो लॉयर्स हैं, जो जजेस की हैं, उनको कि एआई को जो है वो अडेप्ट करें इम्प्रूव एफिशिएंसी के लिए। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि जो एक मीनिंगफुल ह्यूमन ओवरसाइट होते हैं कि उसमें ह्यूमन वो देखना चाहिए, ये जरूरी है। और दोनों को एक कोलैबोरेशन में जो है वो काम करना होगा, जो भी बार्स हैं और जो बेंचेस हैं एआई से रिलेटेड उनमें। तो इन्होंने कहा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक नॉर्म्स को जो है वो फ्रेज करे, बताए, जहाँ की जो एआई जनरेटेड चीजें हैं उनको इश्यूज को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो देखा जा सके। ठीक है। जैसे हमें पता है कि एआई का यूज हर सेक्टर में काफी बढ़ गया है। ठीक है। तो इसके और कुछ जो है वो निगेटिव एप्लीकेशंस भी हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए ये अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। फिर वेस्ट बंगाल कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया है, ये एक कमेटी का फॉर्मेशन इन्होंने किया है जिसको कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट
जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं, ये एग्जामिन करेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 इसका जो ड्राफ्ट है इसको पूरा देखेंगे। और इस कमेटी ने को जो है वो 4 वीक्स का टाइम दिया गया है ताकि इसको प्रॉपर तरीके से ये स्टडी करें, और उसके बाद इसको जो है वो वहाँ की असेंबली में जो है वो रखा जाएगा। अभी हम जैसा कि हमें पता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, और यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। और इनका ये एक मेजर जो है वो प्रॉमिस था कि हम जो है वो सत्ता में आने के बाद, आफ्टर कमिंग इनटू पावर विद इन 6 मंथ वी विल इम्प्लीमेंट यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसको लेके जो गवर्नमेंट है इन्होंने अभी जो है वो नई एक कमेटी जो है वो बना दी है। तो इस कमेटी का हेड कौन है, ये इस तरह से चीजें जो है वो पूछ देते हैं। और माना जा रहा है कि अगस्त में जो है ये इसको जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। और वेस्ट बंगाल जो इस तरह के जो इस प्रकार के लेजिस्लेशन जो है वो अदर स्टेट्स में पास हो चुके हैं, जैसे कि असम है, उत्तराखंड है, गुजरात है। तो यहाँ से भी इनपुट जो है वो लिया जाएगा इसमें। और गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें जो यूसीसी का बिल है इससे जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं इनको बाहर रखा जाएगा, बाकी सबको इंक्लूड किया जाएगा। यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये काफी समय से जब से है ये एक डिबेट का विषय बना हुआ है, कॉलोनियल टाइम से ही। और इसको जो है वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है अंडर आर्टिकल 44। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसका एक रैशनल था यूसीसी के कि हम जो है वो प्रमोट करेंगे सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन। एक कॉमन सेट के जो है वो पर्सनल लॉज होने चाहिए जो कि हर एक सिटीजन पे जो है वो लागू होने चाहिए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में रिच रिलीजियस और है, रीजन वाइज कल्चरल बहुत ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे। डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस और अदर मैटर्स जो हैं इसमें, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मतलब अभी कुछ कुछ स्टेट्स में इसको लागू किया गया है, और अब देखना होगा कि फिर यहाँ पे जो है वो अभी ये होगा लागू। और इसका जो कमेटी के हेड है इसका नाम जो है वो इनका नाम याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। फिर अभी इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली पायरेसी अटेम्प्ट को जो है वो खत्म किया है। और यहाँ पे अभी एक वेसल है, मर्चेंट वेसल एमवी गोल्डन आर्सेनल। तो इसको जो है वो गल्फ ऑफ एदन में जो है वो कैप्चर करने का कोशिश किया गया था। तो आईएनएस त्रिकंड है इंडियन नेवी का, इन्होंने काफी तेजी से काम किया और शिप को वापस से जो है वो सिक्योर कर लिया है, ठीक है। और इसमें टीम है आईएनएस त्रिकंड की। तो इन्होंने जो है वो गोल्डन आर्सेनल पे इन्होंने जो है वो इनकी बोर्डिंग हो चुकी है, और इन्होंने वेसल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं वो अब जो है सब सेफ हैं, जितने भी पर्सन्स हैं उसमें। और ये जो ऑपरेशन है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक अलर्ट इशू किया था, और उसके बाद से इस पे इन्होंने वर्क किया। पायरेट्स जो है सोमालिया ओमालिया के अक्सर जो है ये वेसल्स पे अटैक कर देते हैं, और इसकी वजह से काफी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाली इस कंडीशन जो है वो हो जाती है। एमवी गोल्डन आर्सेनल ये एक सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइट्स फ्लैग्ड बल्क करियर है। और इसमें रिपोर्ट किया गया था कि पायरेसी का अटेम्प्ट जो है वो 1 जुलाई को जो है वो किया गया था, जब ये जिबूती के आसपास पहुंचा था तो इसमें, ठीक है। और इसमें जो है वो 20 सीरियन नेशनल थे और एक इसमें इंडियन नेशनल था। तो सभी अभी सिक्योर हैं, और सबको इंडियन नेवी ने जो है वो सिक्योरली जो है वो कर लिया है, मतलब, ठीक है। तो पायरेट्स से इनको अभी पकड़ लिया है। फिर एसीएमई क्लीन टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक इनका एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है वो रहा है। और अंडर इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके तहत इन्होंने एक लॉन्ग टर्म ऑफटेक डील की है एक जापानीज कंपनी है उसके साथ। जैसे हमें पता है कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के विजिट पे आई हैं, उनका 3 डे का विजिट है। तो दोनों के जो रिलेशंस है उनको और बेहतर बनाने के लिए इस पे जो है वो काम हो रहा है। तो इसी में ये जो कंपनी है इन दोनों कंपनीज के बीच जो है वो एक डील हुआ है। और इसमें इसके तहत जो है वो एसीएमई ये सप्लाई करेगी ओवर 4 लाख टन ऑफ ग्रीन अमोनिया एनुअली टू आईएचआई कॉरपोरेशन। ये एक लीडिंग जापानीज कंपनी है, और इसके साथ इनका 10 ईयर का एग्रीमेंट हुआ है विद मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी। ये भी एक जापानीज फर्म है।
और ये इनको जो है 1 लाख टन ऑफ ग्रीन मेथनॉल जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी पुश है ये एक कि हमें इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करना है। ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और मेथनॉल है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये इसको इलेक्ट्रोलिसिस से जो है ये मिलती है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज इन लोग जो है वो करते हैं। ठीक है, और ये इजी होता है इसका स्टोरेज भी, और शिपिंग भी काफी प्रॉपर तरीके से इसका हो जाता है। कार्बन फ्री फ्यूल होता है ये। तो माना जा रहा है कि अगर हम इसको जो है वो बेहतर तरीके से इसको अचीव कर लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि इंडिया को ग्लोबली एक लीडर के तौर पे जो है वो स्टैब्लिश किया जा सके इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये है। फिर विकसित भारत जी राम जी एक्ट ये लागू हो गया 1 जुलाई से। और इसको जो है वो इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये कंट्री में जो है वो सबसे ज्यादा वेजेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के तहत 7 डेज के भीतर जो वेजेस हैं उनको दे दिया जाएगा। और जिस ये काफी मतलब कम किया गया है। पहले जो है 15 दिन के भीतर में मजदूरी दी हो जानी होती थी, अब इसको जो है वो 7 डेज जो है वो कर किया गया है। और अगर इसको जो है वो लोग फॉलो नहीं करेंगे तो जो है वो 10,000 रुपीज का जो फाइन है, जो फाइन भी जो है वो लगाया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय को, अगर वो वेजेस को प्रॉपर तरीके से नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो लेबर्स हैं उनको जो है वो 60 डेज का लीव भी दिया जाएगा क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पर और सोइंग टाइम पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर वर्क की जो डिमांड होती है उसको भी प्रॉपर तरीके से टैकल किया जा सकेगा। फिर एक एक वाइल्ड राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, और इसको नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी ये इसके द्वारा फंडेड है ये। तो इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है असम में। असम में बोरजिली साइट है ये, जो कि यहाँ के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है एज अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको टाइटल दिया गया है इन सीटू कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड राइस या ओराइजा रूफिपगॉन, ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके तहत जो वाइल्ड राइस स्पीशीज है इनके प्रिजर्वेशन का काम होगा इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। और ये काफी क्रूशल है इंडिया का जो डाइवर्स वाइल्ड राइस जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको सेफ गार्डिंग में, और साथ ही साथ जो है वो बेहतर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में। ठीक है। तो ये है, तो ये राइस का नेम, फिर ये कहाँ पे इसको वो किया गया है, ये सारी दोनों चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में। और क्योंकि यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो ज्यादातर रेनफॉल पे डिपेंडेंट करते हैं, तो ये पॉलिसीज बनाते हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल जो है ये सारी चीजें रहें। और ओरिजा रूफिकोगॉन ये एक चावल की एक वाइल्ड स्पीशीज होती है, जिसको कि माना जाता है कि अभी का जो एशियन राइस है ओराइजा सेटाइवा जो हम लोग चावल खाते हैं इसका ये प्रोजेनिटर है। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और जो क्रॉप्स है इनके रेजिलियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इनको जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इसके लिए जो इसमें जो है वो सेक्शन 37 है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, उसको यूज किया गया है ताकि इसका जो यूनिक और फ्रेजाइल इकोसिस्टम है इसको प्रिजर्व किया जा सके। फिर जैसा कि मैंने बताया अभी विकसित भारत जी राम जी बिल या गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये कल मुक्कावा रिपाली विलेज है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश का, इसको रिकॉग्नाइज मिला है, यहीं से जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। और इस लॉन्चिंग सेरेमनी में जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सी चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, इन्होंने जो है वो आधारशिला रखी
इन्होंने एक फार्म पॉन्ड जो है वो बनाया। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली। और सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ, जैसे अगर ये पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के मुक्कावा रिपाली विलेज में जो है वो लागू हुआ है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने एक रिफॉर्म सैंक्शन किया है जिसका एम है क्वालिटी ऑफ राइस को बढ़ाना। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके तहत। तो ये एक तरह का पहला रिवीजन है क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को लेके फॉर राइस अंडर पीडीएस। और लगभग 13 साल में जो है वो ऐसा पहली बार रिवीजन जो है वो किया गया है। जो नई पॉलिसी है ये स्पेसिफाई करती है कि जो रॉ राइस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें मैक्सिमम जो है वो ऑफ 10% ब्रोकन ग्रेन्स जो है वो रहने चाहिए। तो जो पहले का लिमिट था 25%, उसको इसने कम करके 10% किया है। मतलब जो टूटे चावल होते हैं, तो अगर जैसे छोटे छोटे टूटे चावल हैं तो उसमें अलाउ था पहले कि इसमें 25% तक रखा जाएगा। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको जो है वो 10% जो है वो रखा गया है। और पार बॉइल्ड राइस के लिए भी स्टैंडर्ड्स को जो है वो किया गया है। अब इसमें 5% जो है वो ब्रोकन ग्रेज जो है वो रहेगा, और पहले इसका लिमिट जो है वो 16% था। ठीक है, तो ये जो एक डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है जिसके तहत जो है न सिर्फ फूड सिक्योरिटी की गारंटी है, बट ये है कि जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो कि इस योजना के थ्रू पे रिलाय कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये इनिशियली लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में। और ये कोविड का जब पैंडेमिक आया था उसके रिस्पांस में इसको गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया था। ये एक प्रोवाइड करता है एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लिंक है उनके जो बेनिफिशरीज थे, उनको ये एडिशनल जो है वो अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है पॉलिसी, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें जो है वो जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। फिर 2 जुलाई को जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची, इनकी जो है वो मीटिंग हुई दिल्ली में। दोनों कंट्रीज की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किया गया, और इसमें कहा गया कि इंटेंशन है दोनों गवर्नमेंट का कि मिलजुल के रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह हम लोग वर्क करेंगे। मेजर जो एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं एशिया की ये, और ये जॉइंटली जो है वो एनर्जी रेजिलियंस को बेहतर करेंगी, जो अभी करंट का पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसको देखते हुए। और दोनों ने कहा है कि काफी इम्पोर्टेंट है रीजनल इनिशिएटिव्स। इसमें जो है वो इंडिया का सपोर्ट है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, और जापान पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड रिसोर्स रेजिलियंस पावर एशिया। ठीक है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड इंडस्ट्री, इन्होंने भी जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव में जो है कॉपरेशन की बात जो है वो कही है। और अ, कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग इकोसिस्टम इसको डेवलप किया जाएगा, और काफी इम्पोर्टेंट है नॉलेज शेयरिंग, इसमें काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या क्या सिस्टम रहा है, कैसे जो है वो मैकेनिज्म पूरा काम करता है, इससे दोनों कंट्रीज को जो है वो हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एनर्जी अवेलेबिलिटी को ये और बेहतर करता है, अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देता है। एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है कॉपरेशन की बात कही गई है। इसमें इंडिया की जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं और जो जापानीज कंपनीज हैं, ये मिलजुल के काम करेंगी, आपस में जो सहयोग है उसको बढ़ावा देंगी। ठीक है, इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे। ये इसके में जो है वो बातचीत होगी इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग के थ्रू जो है वो। और तो मतलब ये है कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं ये अपने आपसी जो सहयोग है उसको और बेहतर करेंगी। फिर इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल है जिसके तहत भारत चाहता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन
ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म बने। तो इसको काफी अभी सपोर्ट मिला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये 9th रिव्यू हुआ ऑफ यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी का। इसको जो है वो 140 वोट से जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया है। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्पेसिफिकली जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये कहती है कि हर तरह से एफर्ट जो है वो इसको लगाया जाए, ताकि जो सीसीआईटी या कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, जिसको कि इंडिया ने प्रपोज किया था 3 डेकेड्स पहले, इसको जो है वो एफर्ट में लाया जा सके। और ये काफी रिजोल्यूशन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई एक यूनिवर्सली अग्रीड लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिससे जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उनको जो है वो बढ़ावा मिले। मतलब नहीं होने की वजह से ये जो ग्लोबली टेररिज्म पर प्रॉपर तरीके से वर्क जो है वो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पाता है। और इसको हमेशा इंडिया ने कहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो टेररिज्म से काफी इफेक्ट होता है। तो इंडिया चाहता है कि इस तरह का जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव जो है वो कन्वेंशन बने। और इसके बाद एक ये लीगल इंस्ट्रूमेंट होगा, क्रिमिनलाइज करेगा ये हर तरह का जो टेररिज्म होता है, कोई भी इंटरनेशनल टेररिज्म हो। और जो कंट्रीज इनको सपोर्ट करती हैं उनके अगेंस्ट में जो है वो काम होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब काफी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन यूएस, इजराइल, अर्जेंटीना, इन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो वोट जो है वो किया है। तो ये है। तो सीसीआईटी के बारे में जैसे कि पूछ सकता है। फिर अभी जैसे कि इंडिया और जापान का ये 16 जो है वो एनुअल समिट जो है वो हो रहा है, जिसमें कि इनकी प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किया गया है दोनों कंट्रीज की तरफ से। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं, और ये एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बढ़ावा देती हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्होंने वेलकम किया जापान का जो अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो स्पेसिफिक विजन है उसको। और इन्होंने कहा कि ये क्लोजली अलाइन है इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है उससे, और जो महासागर विजन है जिसके तहत हम एक जो पूरा रीजन है उसके सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने जो है वो सराहना की जो नेवल एक्सरसाइज है इनके बीच में, जयमैक्स 25। साथ ही साथ जापान का जो पार्टिसिपेशन हुआ विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 26 में उसका। डिफेंस में उन्होंने कहा कि जो है वो सेटिस्फैक्शन बताया कि एक एग्रीमेंट हुआ है इन प्रिंसिपल, जिसमें कि जो रिमेनिंग टेक्निकल डिटेल्स हैं फॉर यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट, जो इसका माना जा रहा है कि अर्ली ये कंक्लूड हो सकेगा। और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो नए इसमें जो है वो एक्सपोर्ट करने में और हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने कंसेंट किया कि ये हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ ईज करेंगे एक्सपोर्ट जो में जो चैलेंजेस आते हैं उसको। और इसमें क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों कंट्रीज जो है वो मिलजुल के काम करेंगी। और इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव इसको स्केल अप किया जाएगा, इसमें बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। इंडिया का टारगेट है कि हम जो है वो 1000 बायोमास और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो इनको बनाएं। फिर इसके अलावा एक एमओयू जो है वो दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इनके बीच में भी साइन हुआ। एआई इनोवेशन पे भी फोकस किया गया है, और इसमें रेफरेंस दिया गया हिरोशिमा एआई प्रोसेस का और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का, कि एआई का क्या इम्पैक्ट है, और एआई सप्लाई चेन को कैसे जो है और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको भी लेके चर्चा हुई और इसको और बेहतर बनाने पे जो है वो जोर दिया गया। इसके अलावा इंडिया जापान एसएमई फोरम और एसएमई मिशन ऑन एरोनॉटिक्स, इसको भी उन्होंने कहा कि ये काफी अच्छे इनिशिएटिव हैं। फिर जापान की हेल्प से जो है वो मुंबई मेट्रो लाइन 11 बन रही है, बेंगलुरु मेट्रो फोर्स 3 बन रहा है।
हेल्थ केयर और एजुकेशन में महाराष्ट्र में और पंजाब में जो है वो काफ़ी हेल्प इन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया और जापान ने भी अपना कमिटमेंट दोहराया है कि हम जो है ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे ताकि जो बुलेट ट्रेन है इंडिया में कमर्शियली जो है वो ऑपरेशनल हो सके और बेहतर इसको आगे किया जा सके। इसके अलावा लोटस प्रोग्राम है इनका, इसमें जो है कोलैबोरेशन को और बेहतर करने की बात कही गई। साकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके थ्रू और जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट्स का भी जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। दोनों कंट्रीज का लूपेक्स मिशन है, इसरो और जाक्सा है। इसरो है इंडिया की स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है वो मून पे जो है वो जाने का उसमें पूरा वर्क कर रहे हैं। फिर ग्लोबल अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज ने कहा कि एशियान को जो है वो हमें प्रमुख रूप पे जो है वो आगे लाना होगा। इसके अलावा जो कॉपरेशन है, जो बैंक्स वगैरह हैं उनको और बढ़ाया जाएगा। दोनों ही कंट्रीज ने कहा कि यूएनएससी में जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है और जो परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज हैं इनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। दोनों ने पहलगाम हमले और दिल्ली में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उनकी जो है वो निंदा की। फिर उन्होंने कहा कि एक एक्शन जो है वो लिए जाने चाहिए जो यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप है जिसमें कि अल कायदा है, आईएसआईएस है, लश्कर ए तैयबा है इसमें, ताकि जो सेफ हेवन्स हैं इनको हटाया जा सके और क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट है उसको खत्म किया जा सके। तो मतलब दोनों ही कंट्रीज आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में इन्होंने फर्दर अपने जो कमिटमेंट है उनको जो है वो स्ट्रेंथन किया। फिर इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम वन इसका लॉन्च होगा। और स्काई रूट एरोस्पेस ये एक प्राइवेट स्पेस लॉन्च कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसने अनाउंस किया है कि जो लॉन्च विंडो फॉर विक्रम फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जिसका कि नाम दिया गया है मिशन आगमन, ये 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में जो है ये होगा। और टेस्ट फ्लाइट 1 इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर नो अर्लियर देन, मतलब 12 जुलाई के पहले नहीं होगा। पूरा इनका जो कंप्लीशन हो जाएगा असेंबली वगैरह उसके बाद से इनको जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से इसका जो ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। और मिशन अगमन इसका है ट्रांसलेशन है विच ट्रांसलेट टू द अराइवल, ये एक माइलस्टोन है स्काई रूट एरोस्पेस के लिए। और इसके पहले इन्होंने सक्सेसफुल सब ऑर्बिटल फ्लाइट इनका हुआ था ऑफ विक्रम एस ऑन नवंबर 18 2022। विक्रम एस जो है वो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है था जो कि इन स्पेस में पहुंचा था इंडियन सॉइल से। और ये मिशन अंगमन जो है ये इसको माना जा रहा है कि पार्शली कमर्शियल फ्लाइट जो है ये होगी। और स्काई रूट एरोस्पेस का ये इंटेंशन है कि ये फुल कमर्शियल फ्लाइट जो है वो इसको शुरू करेंगे 1 और 2 सक्सेसफुल ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद से। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसके बारे में और डिटेल में फिर आगे आता भी रहेगा जब लॉन्च हो जाएगा तो। फिर रिसर्चर्स हैं एट इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, ये हैदराबाद में है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इन्होंने डेवलप किया है एक क्रैक फ्री बाई मेटेलिक स्ट्रक्चर। इसको इन्होंने लेजर बेस्ड पाउडर वेट फ्यूजन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इसके यूज से जो है बनाया है। ये टेक्निक कंबाइन करती है स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड सुपर एलॉय को। और इससे जो है ये जो एक्सपेंसिव सुपर एलॉयज हैं इनके यूज में जो है वो कमी आएगी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो भी कम होगी। स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड सुपर एलॉय जो है ये एरोस्पेस में न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स में इनका काफी यूज होता है गैस टरबाइन्स बनाने में। ठीक है। और ये इनमें जो टेम्परेचर है वो काफी हाई तक पहुंच जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो हो जाता है। तो स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड सुपर एलॉयस को अगर जो है वो टेक्निकली जो है वो काफी अट्रैक्टिव रहेंगे, लेकिन हाँ चैलेंजेस भी रहेंगे कि जो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है या जो मेल्टिंग टेम्परेचर इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जो कन्वेंशनल वेल्डिंग होता है इसमें SS3 16L और IN 718
इससे जो है वो सॉलिडिफिकेशन होता है, क्रैकिंग होता है, पोरोसिटी वगैरह आ जाती है। तो उसमें अगर इस नए मटेरियल का यूज़ किया जाएगा तो माना जा रहा है कि ये काफ़ी बेहतर होगा और इसके जो है वो अच्छे जो है वो फ्यूचर में हमें वर्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे। काफ़ी इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन है आगे आने वाले टाइम में। इसका मटेरियल का जो है वो बॉयलर ट्यूब्स में और न्यूक्लियर और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर पावर प्लांट्स में भी इसका जो है वो यूज़ किया जा सकेगा। तो काफ़ी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आगे आने वाले टाइम में इस पे और रिसर्चेस किया जाएगा और इसको बेहतर किया जाएगा। फिर स्पोर्ट्स में नागालैंड के पैरा ओलंपियन है होकातो होतोशी सीमा। इनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिला है मेंस शॉट पुट F57 कैटेगरी में। अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग जो है वो आई है इसमें। ठीक है, तो ये जो है वो पहले हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो हुए हैं पैरा शॉट पुट में। और ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है वो दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन एथलीट्स हैं राना सोमन और जोया शुभम। इनको सेकंड और थर्ड रैंकिंग जो है वो मिली है। और डूरंड कप ये भी जो है वो 2026 ये इसका जो है वो 135th एडिशन जो है ये 25 जुलाई से कोलकाता में स्टार्ट होगा। और ये इसमें जो मैचेस हैं ये रांची, इम्फाल, शिलोंग, गुवाहाटी इन सब जगहों पे होंगे। कोलकाता जो है वो मेन वेन्यू रहेगा। होस्टिंग सेरेमनी वगैरह सब जो है वो यहीं पे होगी। और झारखंड में भी होगा ये। ठीक है, ये न्यू होस्ट सिटी जो है वो इसको एक ऐड किया गया है डूरंड कप के लिए। यहाँ के बिरसा मुंडा स्टेडियम में रांची में जो है ये लीग मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। डूरंड कप ये हिस्टोरिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि 1888 से जो है वो चला आ रहा है। इसको नेम दिया गया है आफ्टर सर मॉर्टिमर डूरंड जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के। और इस फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सोल्जर्स में और इंडियन का एक मेजर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जो है वो इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इंडिया में ये फुटबॉल का जो ये कंपटीशन होता है इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है एशिया में। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।